आइए बच्चों करते हैं रचनाओं में प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या करना है, प्रश्न में बोर्ड में लिखा हुआ है कि दिए गए त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा हो और जब स्केल फैक्टर 1 से बड़ा हो। स्केल फैक्टर का मतलब यहाँ पर अनुपात से है। तो पहला प्रश्न पढ़िए भदौरिया जी, क्या है? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3। ठीक बच्चों, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 हैं और स्केल फैक्टर दिया गया है 2/3। अर्थात जब स्केल फैक्टर बच्चों, पहला प्रकार का प्रश्न है ये, जब स्केल फैक्टर 1 से छोटा हो अर्थात जो अनुपात दिया है उसकी भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा हो, तो जो नया त्रिभुज बनेगा वो पुराने वाले त्रिभुज से छोटा बनेगा। जो समरूप त्रिभुज नया वाला बनेगा वो पुराने वाले त्रिभुज से छोटा बनेगा। और उसी प्रकार का हम प्रश्न ये पहला वाला लिया है जिसको हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले भुजाएं दी गई हैं 4, 5, 6, बैठ जाइए। तो त्रिभुज की रचना तो आप कर ही लेंगे। अगर तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो सबसे बड़ी भुजा नीचे बनानी चाहिए। तो मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, इधर बता देते हैं। अच्छा, जगह भी मिल जाएगी बढ़िया, एक ही प्रश्न क्योंकि एक वीडियो में बनाना है। तो ये हमने सबसे बड़ी भुजा 6 सेंटीमीटर की आधार बना लिया, इसको नाम दे देंगे BC। इसके पश्चात बच्चों क्या करेंगे कि और अन्य भुजाएं कितने कितने सेंटीमीटर की हैं, 5 और 4। तो अब हम अपने प्रकार में दूरी भरते हैं। तो पहले 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेते हैं। तो पहले मान लीजिए हमने पहले ही कंडीशन में ये दूरी भर ली 5 सेंटीमीटर की, और 5 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है प्रकार में। बिंदु B से एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ, ये लगा 5 सेंटीमीटर का। दूसरी भुजा बच्चों कितनी है, 4। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार में दूरी भरेंगे 4 सेंटीमीटर, थोड़ी कम कर लेंगे, दबाया हमने प्रकार अपना और कंपास को रिड्यूस करके 4 पे आ गए। अब बिंदु C से एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। तो दोनों चाप जहाँ पर मिले हैं बच्चों, ये बिंदु हमें कौन सा प्राप्त हो गया है, A प्राप्त हो गया है, बिल्कुल सही। तो ये बिंदु हमें A प्राप्त हो गया है। अब इसके पश्चात A से हम B और C को मिला देंगे। ये तो हमें A बिंदु मिल गया। तो हमने A से B को मिलाया और फिर A से C को मिलाया, तो ये बन गया त्रिभुज। अब हमें बच्चों क्या करना है कि एक और ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 2/3 हो। 2/3 का मतलब है जैसे मान लीजिए इसकी ये BC 6 है, तो 6 का जब हम 2/3 करेंगे तो ये आएगी 4। जो दूसरी भुजा बनेगी ये 4 सेंटीमीटर बननी चाहिए। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो अब यहाँ पर तो एकदम से 4 मिल गई, तो यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर में बिंदु भी ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मगर हमेशा तो ऐसा संभव होगा नहीं कि भाग देने में एग्जैक्ट आंसर आए, दशमलव में आएगा, या दशमलव के 2-3 स्थानों तक आएगा, तब आप इसको ऐसे नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए क्या टेक्निक है, हम क्या करते हैं, बिंदु B से नीचे की तरफ एक किरण बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत आसान है और बहुत आवश्यक भी है। बोर्ड परीक्षा में 100% आना है इसको। बिंदु B से हमने एक किरण बना ली। अब हमने ये देखा कि अनुपातों में अनुपात बड़ा कौन सा है, 2 और 3 में संख्या कौन सी बड़ी है, 3। तो अब हम बिंदु B को केंद्र लेंगे और कोई भी एक त्रिज्या ले लेंगे जो सुटेबल हो, बहुत ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एक चाप पहला लगाया B1, उसके बाद B1 को केंद्र लेंगे, अगला चाप लगाएंगे B2 और B2 को केंद्र लेंगे, फिर अगला चाप लगाएंगे B3। तो इसको नाम दे देते हैं जरा, B1, B2, B3। और उसके पश्चात क्या करेंगे देखते जाइए, ये हो गया B1, B2 और B3। इसके पश्चात बच्चों क्या करेंगे कि अब हम B3 को C से मिला देंगे। तो ये B3 को हमने C से मिला दिया, ये देखिए B3 को C से मिला दिया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, अनुपात क्या था, 2:3। हमने B3 को C से मिला दिया है। अब जो 2 अनुपात के लिए B2 के पास आना पड़ेगा, तो B2 से हम B3C के एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो ये समांतर रेखा आप प्रकार की सहायता से भी खींच सकते हैं और गुनिया अर्थात सेट स्क्वायर की भी सहायता से खींच सकते हैं, मगर प्रेफरेंस आप प्रकार को दीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम ये मान लें कि इस कोण BB3C के बराबर कोण BB2 से बना दें, तो ये संगत कोण बन जाएंगे और इसलिए दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, कल हमने आपको कल की वीडियो में सिखाया था कि किसी कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं, जिसने न देखा हो वो देख लेगा। तो B2 से हम क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे किसी भी त्रिज्या का। तो B2 से हमने मान लीजिए ये किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया, ये।
अब बिना त्रिज्या बदले क्या करा, देखिए ध्यान से, जिसको ना दिख रहा हो, B2 से हमने किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लिया है। फिर त्रिज्या बदली नहीं है, अब की बार B3 पे आए, उल्टा बोल गए, B3 से हमने चाप लगाया था, अब B2 पे आएंगे, बिना त्रिज्या बदले वही चाप फिर से लगा देंगे। ये देखिए, समझ में आ रहा है सभी को। इसके पश्चात अब क्या करेंगे, इस वाले चाप को नापेंगे। तो चाप को नापने के अर्थ हमने बताया था कि इस बिंदु पे, मतलब चाप के दोनों बिंदुओं में, एक बिंदु पे प्रकार की नोक रहेगी और एक बिंदु पे पेंसिल की नोक। थोड़ा रेड्यूस करना पड़ रहा है, इसको दबाएंगे हल्का सा, और ये चाप इसलिए लगाएंगे कि टीचर को पता चले कि आपने इस चाप को नापा है। उसके पश्चात अब बिना त्रिज्या बदले इस बिंदु पर आएंगे और वही चाप ये लगा लिया ऐसे, ठीक है। तो इससे अब क्या होगा कि B3 कोण B2 कोण के बराबर हो जाएगा, जो B3 शीर्ष पे है। अब इस पे सीधे सीधे एक पंक्ति खींच लेते हैं। तो अब ये जो रेखा बनी है बच्चों, इसको नाम दे देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर D नाम दे दिया। तो अब जो रेखा B2D है, ये B3C के बच्चों समांतर बन गई है। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक। अब बच्चों क्या करना है हमें, मतलब हमारे पास जो नया त्रिभुज है उसका बिंदु 1D मिल गया हमें, BD एक आधार मिल गया। अब इसको आप नापिए, देखिए 4 सेंटीमीटर भी आया होगा। ये देखिए बिल्कुल बच्चों एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर आ रहा है, हमने नापा तो भी बिल्कुल 4 सेंटीमीटर आ रहा है, हमने गणना से निकाला था। अब क्या करेंगे, बिंदु D से कोण BCA के एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो वही प्रोसीजर पहले वाला फिर से दोहराएंगे, कोण बराबर बना के। सबसे आसान तरीका यही रहता है समांतर रेखा खींचने का, कोण हम बराबर बना लें। तो कोण बराबर बना के सीधे समांतर रेखा खींचते हैं बच्चों। चलिए फिर से वही प्रोसीजर दोहराएंगे। तो अब की बार क्या करेंगे, बिंदु C को केंद्र लेंगे और किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लेंगे। बिंदु C को केंद्र लिया और किसी भी त्रिज्या का एक ही चाप लगा लिया। उसके पश्चात अब की बार बिंदु D को केंद्र लेंगे, बड़ा ध्यान से देखिएगा जरा इसमें। तो बिंदु D को केंद्र लेंगे और बिना त्रिज्या बदले एक चाप और लगा लिया। फिर से देखिए क्या किया था, C को केंद्र लिया, किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर अब की बार बिंदु D को केंद्र लिया। केंद्र लेने का मतलब क्या है, हमने क्या बताया था, केंद्र लेने का मतलब प्रकार की नोक उस बिंदु पर रखेंगे। हम कहेंगे जिस बिंदु को केंद्र लिया, इसका मतलब उस बिंदु पर हमने प्रकार की नोक रखी। उसके पश्चात अब इस चाप को नापेंगे DC वाले को। तो ये जो इस चाप को नापते हैं ज़रा, तो सेट करी पेंसिल हमने, ये और एक लकीर खींच दी, ये चाप नाप लिया हमने। उसके पश्चात फिर यहाँ पर रखी प्रकार की नोक और ये आर्क लगाई। अब क्या करना है, बिंदु D से आगे बढ़ना है, चाप को मिलाना है। अब बिंदु D पे आएंगे, बिंदु D से ये हमने चाप को मिला के, और ये बिंदु बच्चों हमें प्राप्त हो गया E। तो यही जो अभिष्ट त्रिभुज BDE है, यही हमारा उत्तर है बच्चों। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर जो अभिष्ट त्रिभुज BDE है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज BDE, दिख रहा है बच्चों BDE, ये समरूप होगा त्रिभुज BCA के। और दूसरा एक चीज़ और कही गई थी कि क्या बताना था, कि इस त्रिभुज की सारी भुजाएं और जो पहले वाला त्रिभुज है उसकी भुजाओं में अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3। तो इसको जरा हम सिद्ध करेंगे कि अनुपात ये 2:3 वास्तव में है भी कि नहीं। अब देखिए जरा बच्चों, यहाँ पर अगर हम त्रिभुज B3C को देखें, इसमें देखिए जरा बच्चों B2D दिख रहा है सभी को, ये B3C के समांतर है क्या? देखिए जरा, B2D समांतर है B3C के रचना से। समझ में आ रहा है सभी को? तो आपको क्या पिछले जो त्रिभुज में हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ी थी वो याद आ रही है क्या? थेल्स थ्योरम में कहा गया था आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में, यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के एक समांतर रेखा खींच दें तो अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में बांटती है। ये बात समझ में आ रही सभी को? तो अब देखिए जरा, इस दशा में B2 बटे B2B3, देखिए B2 बटे B2B3 क्या बराबर होगा, BD बटे DC के। ये होगा बच्चों बराबर। ये कैसे होगा, BPT से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय से।
अब देखिए ज़रा BB2 कितने भाग हैं, ये देखिए सब समान भाग हैं, 1 2 3 सब समान भाग हैं। BB2 कितने भाग हैं, 2 भाग। और अच्छा यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा गड़बड़ लिख गए, B2 B3 नहीं लिखना था हमें, यहाँ पे हमें BB3 लिखना था। देखिए ज़रा ध्यान से, BB3 BB2 बटे BB3, क्योंकि हमें क्या करना है कि छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात लाना है। उसी प्रकार से यहाँ पे BD बटे BC लिखना था, DC की जगह BD बटे BC। ये भी बच्चों BPT ही है, याद है ना आप सभी को? ठीक, तो यहाँ पे BB2 कितना है बच्चों, 2 भाग है, और BB3 कितने भाग हैं, 3 भाग। देखिए ये BB2 1 2 भाग है, ये समान भाग हम लोगों ने करे। मान लीजिए अगर एक भाग को हम x मान लें तो ये 2x हो जाएगा, और नीचे वाला 3x हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, तो अनुपात फाइनली क्या आ जाएगा, 2:3। तो 2:3 बराबर आ गया हमारे पास BD बटे BC। इसको समीकरण नंबर 1 बना के हमने छोड़ दिया। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर अगर हम त्रिभुज BDE और BCA को देखें तो ये कोण इसके बराबर है रचना से, इसलिए ये दोनों भुजाएं समांतर भी हैं, और ये वाला कोण उभयनिष्ठ है। तो अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे बच्चों, और अगर 2 त्रिभुज समरूप हैं तो उसकी भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होता है। तो इसके पश्चात हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आते हैं, लिखेंगे बच्चों कि कोण BDE सबको दिख रहा है, ये बराबर है कोण BCA के रचना से, और कोण DBE ये बराबर है कोण CB, बिल्कुल सही, CBA के। ये क्यों है, हाँ बिल्कुल सही, ये उभयनिष्ठ है, इसलिए इस दशा में हम कह सकते हैं कि देयरफॉर त्रिभुज BDE ये बच्चों समरूप होगा त्रिभुज BCA के। कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे, और जब ये समरूप है तो इनकी भुजाओं में निश्चित अनुपात होगा। तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं कि BD बटे BC बराबर होगा DE बटे CA के, और बराबर BE बटे BA के। अब देखिए ज़रा यहाँ पर BD बटे BC तो 2/3 आ गया है। देखिए BD बटे BC क्या है, 2/3। तो इसका मतलब है ये सब किसके बराबर होंगे, 2 बटे, क्योंकि ये BD बटे BC DE बटे CA और BE बटे BA आपस में बराबर है, और BD बटे BC 2:3 हमने पहले ही दिखा दिया है। इसका मतलब ये सब किसके बराबर होंगे, 2/3 के। समझ में आ रहा है सभी को, कोई दुविधा? चलिए बच्चों ये सिद्ध हो गया, धन्यवाद, नोट कर लीजिए।